हेलो नमस्कार वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा और अभी हम कर रहे हैं पीटी 365 में इकोनॉमी का सेक्शन। ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट लास्ट पे हम पहुंच ही चुके हैं। शायद इस लेक्चर में या फिर ज्यादा से ज्यादा एक और लेक्चर रहेगा, उससे में निपट जाएगा। कोशिश करूंगा इसी लेक्चर में निपटा दूं, लेकिन इन केस अगर एक्सेस होता है तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर भी इसको जा सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर छोटा ही होगा। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस लेक्चर में इसको खत्म कर देता हूँ। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे जो 10th टॉपिक है वो सर्विसेज का। इसमें ई कॉमर्स पहला टॉपिक है। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन्वेस्ट इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया के ई कॉमर्स मार्केट जो है 2030 तक 325 बिलियन डॉलर तक ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है। और ये अबाउट ई कॉमर्स देखते हैं कि करंट स्टेटस ऑफ ई कॉमर्स जो है 2022 में ये सेक्टर 70 बिलियन डॉलर का था और इंडिया के टोटल रिटेल मार्केट का लगभग 7% हिस्सा बनाता है ये। और की ई कॉमर्स मॉडल्स के बारे में जानते हैं। अच्छा, मैं इसको डिटेल में नहीं कवर कर रहा हूँ जैसे पुराने लेक्चर्स में कवर किया था, क्योंकि उतना जरूरत मुझे समझ नहीं आई थी इसमें और कुछ डिटेल बताने की, और ये आपका फिर लेक्चर और लंबा ही होता चला जाएगा। छोटा करने के लिए थोड़ा मुझे डिटेलिंग कम करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है। तो और जितना जरूरत है उतना ही बताऊंगा, ज्यादा डिटेल और ज्यादा समझाऊंगा नहीं इसमें। समझाऊंगा मतलब जो जरूरी है उतना तो समझाऊंगा ही, लेकिन डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें। ठीक है। अच्छा, इनकी ई कॉमर्स मॉडल के बारे में कुछ ई कॉमर्स मॉडल्स के बारे में जानते हैं। एक तो है इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज का इन्वेंट्री एक ई कॉमर्स एंटिटी के ओनरशिप में होता है और सीधा कंज्यूमर्स को बेचा जाता है। ठीक है। और इंडिया में इस मॉडल में एफडीआई की परमिशन नहीं है, ताकि इंडिया के अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर को प्रोटेक्ट किया जा सके जो बड़े डिस्काउंट्स ऑफर करने में कैपेबल नहीं है। ठीक। फिर दूसरा है मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है कि एक ई कॉमर्स एंटिटी बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करने के लिए या फैसिलिटेटर के रूप में काम करते हैं, और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अमेजोन हो गया। इस मॉडल में क्या होता है कि ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 100% एफडीआई की परमिशन है। ठीक है। तो जैसे हमारे अमेजोन में क्या होता है कि जो बेचने वाले होते हैं, ठीक है, वो अलग एंटिटी होते हैं और सेलर्स होते हैं वो भी एंटिटी अलग होती है, और अमेजोन एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे दोनों वो फैसिलिटेट करता है बायर्स और सेलर्स को। ठीक है। तो ये मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल है। ठीक है। उसके बाद में आता है की इनिशिएटिव्स टू प्रमोट ई कॉमर्स। कुछ की इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। सबसे एक तो पहला है ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी। इसका एम है ई कॉमर्स सेक्टर के ग्रोथ के लिए एक फैसिलिटेटिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। ठीक है। दूसरा है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसको ओएनडीसी भी कहते हैं। काफी सुना होगा आपने इसके बारे में, न्यूज में था। ठीक है। तो ये एक ओपन सोर्स ई कॉमर्स नेटवर्क है जो शॉपर्स, प्लेटफॉर्म्स और रिटेलर्स को कनेक्ट करता है। जैसे कि आपका अगर ओएनडीसी बिल्कुल जैसे आपका जोमेटो और स्विगी वगैरह होता है ना, वैसा ही काम करता है ये भी। ठीक है। और उसके बाद फिर और कुछ है जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020, फिर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसीज के बारे में हम देख चुके हैं 2022 का, फिर इंडिया स्टैक वगैरह इसके बारे में हमने पढ़ लिया अभी। ठीक है। और रिलेटेड न्यूज में देखते हैं क्या है। इंडिया ने जो है नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स कंपनीज को अफेक्ट करने वाले 2% इक्वलाइजेशन लेवी को एबॉलिश कर दिया है। इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में जाने तो इसे 2016 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इनिशियली ये ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स और डिजिटल स्पेस की यूटिलाइजेशन से रिलेटेड पेमेंट्स पर अप्लाई होता था, जो नॉन रेजिडेंट्स के लिए 6% रेट पर सेट था। नॉन रेजिडेंट्स मतलब जिनके पास इंडिया में परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं था। ठीक है। नहीं है, वो नॉन रेजिडेंट्स हुए। उसका फिर 2020 में इसका स्कोप एक्सटेंड करके नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स द्वारा इंडियन रेजिडेंट्स को दिए जाने वाले ई कॉमर्स सप्लाईज या सर्विसेज को भी कवर कर दिया गया था। फिर ये लेवाइड 2% पर सेट है, और उन नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर एप्लीकेबल है जिनके पास इंडिया में परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं है। ठीक है। और इसका पर्पस है फेयर कंपटीशन और रीजनेबलनेस को इंश्योर करना, और गवर्नमेंट को बिजनेसेस को टैक्स करने की एबिलिटी एक्सरसाइज करना। ठीक है। तो ये इक्वलाइजेशन लेवी है, इसका यही पर्पस है। फिर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी देखते हैं, ये क्यों न्यूज में है। ये ओएनडीसी को डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस द्वारा नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस में एप्लीकेशन फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज कैटेगरी के अंडर में गोल्ड अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, इसलिए न्यूज में है। और ओएनडीसी के बारे में जाने तो ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की इनिशिएटिव के अंडर सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे इसको स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका एम है देश में ई कॉमर्स पेनिट्रेशन को इंक्रीज करना,
डिजिटल कॉमर्स को और डेमोक्रेटाइज करना, जिससे हर टाइप और साइज के सेलर्स को पॉपुलेशन स्केल में इंक्लूजन मिले। ठीक है। और फाउंडिंग मेंबर्स में द क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल ऑफ इंडिया के लोग हैं, और प्रोटियन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज है, प्रोटियन ई गव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स में है। और इसके बाद में फिर फिर इसके बाद फिर ये जो है नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल है, जो ओपन स्पेसिफिकेशंस और ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का यूज करता है, जो किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट है और शॉपर्स प्लेटफॉर्म और रिटेलर्स को कनेक्ट करता है। ठीक है। नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल इंटरकनेक्टेड यूजर्स या सिस्टम्स पर फोकस करते हैं, जो साथ में काम करते हैं। ठीक है। और अक्सर डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, मतलब एक ही जगह नहीं सेंट्रल होता है, चीजें अलग अलग फैली रहती है, सब पावर्स ऑलमोस्ट सबके पास होता है। ठीक। और प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने पर फोकस करता है जहां पे यूजर्स और प्रोवाइडर्स इंटरेक्ट करें। ठीक है, जैसे एग्जांपल जैसे मैंने आपको दे दिया पहले ही, अमेजोन और फेसबुक वगैरह। ठीक है, ये सब प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल्स हैं। उसके बाद में फिर इससे रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं, ये क्या है। ओएन सारथी ऐप का। ठीक है, ओएनडीसी ने भाषिनी के से कोलैबोरेशन में सारथी रेफरेंस ऐप लॉन्च किया है, ताकि ई कॉमर्स को और इंक्लूसिव बनाया जा सके। ठीक है। भाषिनी जो है 2022 की में ये लॉन्च हुई थी। ये नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन के अंडर 22 जो शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन प्रोवाइड करने का एम रखता है। और सारथी ऐप के बारे में बात करें तो ये जो है बिजनेस को मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, जैसे रियल टाइम ट्रांसलेशन हुआ, वॉइस रिकॉग्निशन के साथ बायर एप्स क्रिएट करने में असिस्ट करता है। ठीक है। जैसे आप लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे आप सपोज आप हो नॉर्थ इंडियन। ठीक है, तो आप अगर साउथ में जाते हो या फिर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाते हो, जैसे तमिलनाडु में गए, तो वहां पे अगर मान लो किसी को सिर्फ तमिल आती है और आपको हिंदी आती है, तो ये लैंग्वेज बैरियर को कम करने में भी काफी हेल्प करता है। ठीक है। जैसे अब अगर आप कर्नाटका चले गए, तो वहाँ बैंगलोर में आजकल बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है कन्नाडिगा का। तो कन्नड़ा अगर आपको नहीं आती है, तो आई होप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें सजेस्ट करे कि सारथी ऐप का इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, अगर उन्हें हिंदी नहीं आती तो हिंदी सब समझाने में भी हेल्प करेगा। और वहाँ के जो नॉर्थ इंडियंस जा रहे हैं उनको भी सजेशन यही है कि वो भी सारथी ऐप का इस्तेमाल करें, ताकि कन्नड़ा में उसको अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कर सके वहाँ पे उन्हें। ठीक है, तो ये अच्छा ऐप है। ठीक है, इंडियंस को और ज्यादा बाइंड करने में काफी हेल्प करेगा। ठीक, फिर एंटी ट्रस्ट लॉग पे आते हैं। ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि रिसेंटली जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पाया है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने लोकल एंटी ट्रस्ट लॉज का वायलेशन किया है, और एक्सक्लूसिव लॉन्चेस ऑफर करके कुछ सेलर्स को फेवर करते हैं, और सर्टेन लिस्टिंग्स को ये प्रायोरिटाइज करते हैं। ठीक है, तो एंटी ट्रस्ट फ्रेमवर्क कंसर्निंग ई कॉमर्स इन इंडिया ये क्या है। देखो, कंपटीशन एक्ट 2002 ये 2023 में अमेंड किया गया था। इसका एम है कि कंपटीशन को फॉस्टर करना, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट करना, और डोमिनेंट पोजीशन को के अब्यूज को रोकना। ठीक है, और कॉम्बिनेशंस जैसे मर्जर्स हुए, अमलगमेशंस हुए या एक्विजिशंस हुए, तो उसको भी रेगुलेट करना इनका काम है। मतलब इस एक्ट का काम इस एक्ट के अंतर्गत में ही आता है। ठीक, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 ये जो है ई कॉमर्स एंटिटीज पर लाइबिलिटीज प्लेस करता है, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड मेंटेन हो और किसी प्रोड्यूस की सेल को प्रमोट ना किया जाए, और कंज्यूमर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस का यूज ना हो, यही वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑपरेशन ऑफ ई कॉमर्स एंटिटीज इन इंडिया देखते हैं। ये जो है रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सक्लूसिव सेलिंग, कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूसिवली किसी भी मार्केट प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच सकता है, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सभी वेंडर्स को सर्विसेज फेयर और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, तो एक ये है इसका रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सक्लूसिव सेलिंग। फिर दूसरा रेस्ट्रिक्शन ऑन परचेज बाय वेंडर्स। इसमें क्या है कि कोई भी वेंडर जो अपने इन्वेंट्री का 25% या उससे ज्यादा एक ई कॉमर्स ग्रुप कंपनी से परचेज करता है, उसे उस ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा कलेक्ट कंट्रोल माना जाएगा, और इसलिए उनके पोर्टल पर सेलिंग करने से उन्हें रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो एक ये भी है। फिर दूसरा, अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस के बारे में आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, बहुत टेक्निकल चीज हो गई। ठीक है, ये उतना पूछने के चांसेस कम है। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये जरूरी है, ये जान लेते हैं ये क्या है। ये जो 2009 में कंपटीशन एक्ट 2002 के अंडर स्टैब्लिश किया गया था, और इसका कंपोजिशन जो है एक चेयरपर्सन होते हैं इनमें, और 6 मेंबर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और इनका फंक्शन है कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट रखने वाली प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना, मार्केट्स में कंपटीशन को प्रमोट करना और सस्टेन करना, कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और
ट्रेड की फ्रीडम को भी इंश्योर करना। तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हो गया। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, माइनिंग एनर्जी एंड इंडस्ट्री। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कोल सेक्टर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है, कोल पे देख लेते हैं क्या है ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कोल इंडिया लिमिटेड के अंडर मेजर कोल माइंस प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल माइनिंग डेवलपर्स कम ऑपरेटर्स एमडीओज को एंगेज करके कोल माइनिंग को रेवोल्यूशनाइज करने का इनिशिएटिव अनवेल अनवेल किया है। इंडिया के कोल सेक्टर के बारे में देखते हैं। देखो, प्रोडक्शन जो है वो 1 बिलियन टन ऑफ कोल और लिग्नाइट प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2023 में हुआ है। ठीक है, उसको उससे सरपास करके, मतलब उससे ज्यादा ही प्रोडक्शन हुआ है। फिर अपने पास जो फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व हैं दुनिया के, ठीक है, अपना जो कंजम्पशन भी है कोल का वो सेकंड लार्जेस्ट हम लोग कंज्यूमर है कोल के। और इम्पोर्टिंग में भी हम सेकंड रैंक पे इंपोर्ट करते हैं कोल्स को। ठीक है, अच्छा, आप लोग के मन में आ रहा हो कि जब हम सेकंड लार्जेस्ट क्या कहते हैं, अपने पास फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं, तो फिर इंपोर्टिंग में सेकंड रैंक क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो कोल रिजर्व्स है ना, वो उतने अच्छे क्वालिटी के कोल्स नहीं। कोल भी चार तरह के होते हैं, ठीक है, वो चार तरह के आप ज्योग्राफी किताब में आप पाओगे। मैं अभी कुछ नहीं उसके बारे में डिटेलिंग में जाऊंगा। ठीक है, तो उसमें जो सबसे कम क्वालिटी का कोल होता है, ठीक है, वो ही अपने यहाँ ज्यादा पाया जाता है, तो इसलिए अपने को इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और फिर आता है पावर जनरेशन का। तो कोल और लिग्नाइट जो है ये कंट्रीब्यूट्स 50% से ज्यादा पावर जनरेशन इंडिया में कोल और लिग्नाइट की वजह से ही होता है। ठीक है, फिर परसिस्टेंट इश्यूज और चैलेंजेस इन कोल सेक्टर पे आते हैं। देखो, हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस है, ये तो पहला अपना इशू है। तो इसकी वजह से, इसका रीजन ये है क्योंकि इंडिया में हाई ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू वाला कोल कम अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और इस टाइप के कोल में ऐश और सल्फर कंटेंट कम होता है। ठीक, और आयरन और स्टील जैसे सेक्टर्स, कोकिंग कोल का मेजर वो वहां पे मेजर यूज आयरन और स्टील सेक्टर्स में ही होता है। ठीक है, और देश में प्रोड्यूस होने वाले कोकिंग कोल में ऐश जो है 28 से 42% के बीच होती है, और दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेड कोल होती है उसमें ऐश परसेंटेज 10% का होता है। ऐश परसेंटेज मतलब कि जब आपका कोल जब जल जाता है, ठीक है, तो कितना ऐश प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो ऐश परसेंट, और जितना कम ऐश प्रोड्यूस करता है कोई कोल जलने के बाद, तो उसकी वो एनर्जी उतना ज्यादा बढ़िया देता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी हाई होती है, तो वो उतना ही अच्छा कोल माना जाता है। ठीक है, जितना कम उसका ऐश परसेंटेज होता है। और इससे ऐश परसेंटेज कम होने से क्या होता है कि जो बहुत सारी एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, जैसे फ्लाई ऐश पे आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो फ्लाई ऐश की समस्या है हमारे देश में। ठीक है, तो वो समस्या भी कम हो सकती है। और उसका फ्लाई ऐश का, तो ऐश कम जनरेट होगा तो फिर एनवायरमेंट भी थोड़ा और ज्यादा सही रहेगा। कोल तो वैसे सस्टेनेबल और एनवायरमेंट प्रैक्टिस में नहीं आता है, लेकिन फिर भी पोल्यूशन कम मचाएगा फिर। ठीक है, तो इसलिए ये कोल का ऐश परसेंटेज देखा जाता है, और जितना कम ऐश परसेंटेज उतना बढ़िया कोल। ठीक है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद फिर डोमिनेंस ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में देखते हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है देश का इंडिजिनस कोल प्रोडक्शन और सप्लाई का 80% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इनिशिएटिव्स इन कोल सेक्टर क्या क्या है? एक तो कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट, CMSP एक्ट। ठीक है, इस एक्ट ने प्राइवेट एंटिटीज द्वारा कमर्शियल माइनिंग के लिए कोल माइंस की ऑप्शन की परमिशन दी है। ठीक, फिर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, MMDR इसको कहते हैं, MMDRA एक्ट। तो इसने जो है माइनिंग लाइसेंसेस के एलोकेशन में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को एनहांस करने पर एम्फेसिस दिया है। और कोल के लिए स्पेसिफिकली कंपोजिट प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज, ठीक है, PL कम ML की परमिशन दी है। और कंपोजिट PL कम ML एक 2 स्टेज कंसेशन है जो प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशंस के साथ माइनिंग ऑपरेशंस को एक सिंगल लाइसेंस के साथ अंडरटेक करने के पर्पस को ग्रांट करता है। ठीक है, साथ ही इसने जो है कैप्टिव माइनिंग, जिसमें सेल्फ यूज माइनिंग द्वारा कोल के एंड यूज रेस्ट्रिक्शन को भी रिलैक्स किया है। अच्छा, माइनिंग से याद आया मुझे, एक रैट होल माइनिंग माइनिंग पे इशू आया था, लास्ट ईयर था वो। ठीक है, तो रैट होल माइनिंग पे लास्ट ईयर तो सवाल नहीं पूछा था, तो संभव है कि इस बार पूछ ले, तो रैट होल माइनिंग भी वगैरह आप देख लेना। ठीक, फिर 100% एफडीआई इन कोल की बात करें तो 100% एफडीआई इन कोल माइनिंग अंडर ऑटोमेटिक रूट। तो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, ये जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP का अप्रोच है, जहां प्राइवेट एंटिटी द्वारा रेवेन्यू गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाता है। और इसके कंट्रास्ट में प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉफिट्स करके इन्वॉल्व करते हैं। और ठीक है, और हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प जिसको कहते हैं, 2016 ने प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की जगह रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है,
हेल्प क्या है, नेल्प क्या है, ठीक है, न्यू एक्सप्लोरिंग लाइसेंस पॉलिसी, ठीक है, ये सब आप एक बार देख लेना क्या होता है, ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल में है तो इसमें मैं जाऊंगा नहीं, करंट अफेयर्स अभी मैं सिर्फ करंट का ही करंट कवर करूंगा, इसके अलावा आगे नहीं बढ़ने वाला मैं इसमें। ठीक है, कोल के बारे में देखते हैं। कोल जो है एक रेडिली कंबस्टेबल ब्लैक या ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक होता है। ध्यान रखना, कोल सेडिमेंट्री रॉक में होता है, ठीक है, और वो ज्यादातर कार्बन के का ही बना रहता है। ठीक, उसके बाद फिर पीट, कोल का जो प्रिकर्सर होता है वो पीट होता है, और पीट एक सॉफ्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसमें पार्टली डिकेड प्लांट और मिनरल मैटर भी होता है। टाइप्स ऑफ कोल जो पाए जाते हैं, एक तो एंथ्रासाइट होता है, ये हाईएस्ट ग्रेड का कोल है जिसमें फिक्स्ड कार्बन का हाई परसेंटेज होता है। ये हार्ड भी होता है, ब्रिटल मतलब खट से टूट जाता है, दबाव से टूट जाएगा। और फिर ब्लैक और लस्टर्स होता है। फिर बिट्यूमिनस दूसरे, ये मीडियम ग्रेड का कोल होता है। उसमें ये, इसमें क्या होता है कि ये हाई हीटिंग कैपेसिटी होती है इसमें, और ये इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए मोस्ट कॉमनली टाइप यूज्ड है कोल है ये। ठीक है, इसके नीचे आता है सब बिटुमिनस। ये ब्लैक कलर का डल नॉट शाइनी कोल होता है और लिग्नाइट से हाईयर हीटिंग वैल्यू रखता है। ठीक है, और उसका फिर आता है सबसे लास्ट में लिग्नाइट। ये लोएस्ट ग्रेड कोल है जिसमें लीस्ट कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा ऐश होता है इसमें लिग्नाइट में। और टॉप थ्री स्टेट्स जो हैं इंडिया में जहाँ पे कोल का प्रोडक्शन होता है, जहाँ कोल रिजर्व है, वो है उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये अकेले 69% ऑफ टोटल कोल रिसोर्सेज को ये कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक, उसके उसके अलावा कोल रिजर्व्स कहाँ कहाँ हैं वो एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डायग्राम देख लेना आप। ठीक है, इंडिया का। फिर आते हैं ऑफशोर मिनरल्स इन इंडिया पे। ये न्यूज में क्यों है? ये न्यूज में इसलिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफशोर एरियाज में मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 के अंदर ऑफशोर एरियाज एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज रूल्स 2024 फ्रेम किए हैं। अबाउट ऑफशोर मिनरल्स इन इंडिया देख लेते हैं। ऑफशोर माइनिंग है, ये डीप सीबेड के से मिनरल डिपॉजिट्स को रिट्रीव करने का प्रोसेस है जो 200 मीटर से ज्यादा डेप्थ पर होता है। ठीक है, और इसका जो एक्सटेंट है वो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है, और जिसमें सिग्निफिकेंट रिकवरेबल ऑफशोर मिनरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, फिर मिनरल डिपॉजिट्स की बात करें तो इंडिया के ऑफशोर मिनरल रिजर्व्स में गोल्ड, डायमंड, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, उसका फिर मैंगनीज और रेयर अर्थ एलिमेंट्स वगैरह भी शामिल हैं। ठीक, फिर रिजर्व से बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑफशोर एरियाज में फॉलोइंग मिनरल रिसोर्सेज के को डिलीनिएट किया है, मतलब बताया है। ठीक है, एक तो लाइम मड है जिसमें वो, लाइम मड जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्ट के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, ठीक है, ये प्रेजेंट है। और फिर केरला के कोस्ट, फिर है आपके ये हैवी मिनरल प्लेसर्स हैं, ये इनर शेल्फ और मिड शेल्फ ऑफ ओडिशा और आंध्र प्रदेश, केरला, मिड तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मौजूद हैं। फिर फॉस फिर फॉस्फोराइट जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे है। फिर पॉलीमेटेलिक फेरोमैंगनीज नोड्यूल्स, ठीक, एंड क्रस्ट, ये अंडमान सी और लक्षद्वीप सी में अवेलेबल है। ठीक है, पॉलीमोटाइलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं? ये एकदम एक तरह से छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं जो सी के अंदर मौजूद रहते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे आपके मिनरल्स होते हैं। यहाँ पे इस पॉलीमेटालिक फेरोमैंगनीज में आयरन और मैंगनीज का नोड्यूल है ये। ठीक है, और भी कई सारे नोड्यूल्स इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये मिनरल का काफी बड़ा सोर्स मानते हैं। तो एक छोटा सा नोड्यूल टाइप का होता है, वो जमीन के अंदर मतलब पानी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसका एक इमेज भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, पॉलीमेटालिक फेरोमैंगनीज न्यूट्रल का नोड्यूल्स का। मैं अभी इसको नहीं दिखाऊंगा, बाद में बहुत मतलब वो हो जाएगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा। फिर ऑफशोर एरियाज पे आते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज रूल्स 2024, इसकी बात करें तो इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है, ये रूल्स जो है मिनरल ऑयल्स, हाइड्रोकार्बन और माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 के फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी में स्पेसिफाइड मिनरल्स को छोड़कर सभी मिनरल्स पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बताने से पहले एक बार मैं दिखाई देता हूँ आपको पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स दिखता कैसा है। ठीक है, मैंने नेट से डाउनलोड किया, अभी कोई इमेज दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो, ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं, ऐसे दिखते हैं ये। ठीक है, देखो, ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स है पूरे। इसी में मिनरल्स रहते हैं, और ये समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है,
समुद्र में ये इस तरह करके ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे, और ये इनका जो ये निकालने का तरीका है उसको डीप सी माइनिंग कहते हैं। डीप सी माइनिंग करके ये सारे नोड्यूल्स निकाले जाते हैं, और डीप सी माइनिंग में काफी खर्चा होता है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो उसमें माइनिंग के चैप्टर में ये सब दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने बस बता दिया कि आपको एक बार थोड़ा ध्यान पे आ जाए पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स दिखते कैसे हैं और होते कैसे हैं। डीप सी माइनिंग करके इसको निकाला जाता है, और उसमें खर्चा काफी आता है। इंडिया के पास कैपेबिलिटी है, पर वो धीरे धीरे अभी विकसित कर रहा है और ज्यादा बढ़िया तरीके से कि डीप सी माइनिंग करके निकाला जाए। ठीक है, तो ये है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। तो यहाँ से अब फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम। फिर एप्लीकेबिलिटी हो गया अपना। एप्लीकेबिलिटी तो मैंने बता दिया आपको। डेफिनेशंस पे आते हैं। डेफिनेशन जो है, ये रूल्स जो है ऑफशोर एरियाज एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज रूल्स, ये जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन और कमिटी फॉर मिनरल रिजर्व्स इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स टेम्पलेट के मॉडिफाइड वर्जन का यूज करते हैं, जो एक्सप्लोरेशन स्टेज, 4 स्टेजेस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज के लिए हैं। ठीक है, फिर एक्सप्लोरेशन स्टैंडर्ड्स पे आते हैं। ये रूल्स जो है ऑफशोर मिनरल रिसोर्सेज के एक्यूरेट असेसमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिगरस एक्सप्लोरेशन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। और बाकी इससे ज्यादा इसके बारे में आपको आने की जरूरत नहीं है। काफी जियोलॉजिकल स्टडी और स्पेसिफिक एक्सप्लोरेशन, ये थोड़ा ये अभी वैसे ये सब भी जरूरी नहीं था उतना। डेफिनेशन और किस रूल का एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी बस जानना आपको जरूरी था, बाकी कुछ नहीं। इसको इग्नोर कर देते हैं, फालतू क्यों टाइम वेस्ट करें इसमें। फिर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दैट कैन बी माइंड फ्रॉम डीप सी पे देखते हैं। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, जैसे कि मैंने आपको फोटो दिखाया था, ये सी बेड पे पाए जाने वाले होते हैं। ठीक है, फोटो में आपने देखा था कि ये सी बेड में है। ठीक, ये देखो, सी बेड में पाए जाने वाले हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे होते हैं और आलू के आकार के। ठीक है, जैसे और इसमें जो है मैंगनीज हुआ, आयरन हुआ, इन जैसे मेटल्स की हाई कंसेंट्रेशन होती है। ठीक है, फिर सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड्स, ये क्या होते हैं कि ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास फॉर्म होने वाले मेटल सल्फाइड्स के डिपॉजिट हैं, जिनमें कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और जिंक जैसे वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं। ठीक, फिर कोबाल्ट रिच फेरोमैंगनीज क्रस्ट, ये जो होता है ये सी माउंट और अदर अंडर वाटर माउंटेन्स पर फॉर्म होने वाले क्रस्ट लाइक डिपॉजिट्स हैं। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट सेक्टर पर, स्टील सेक्टर। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2034 तक 500 मिलियन टन स्टील के प्रोडक्शन का टारगेट सेट किया है, इसलिए न्यूज में है। ठीक है, अब स्टील सेक्टर का ये देख लेते हैं। ये अबाउट स्टील सेक्टर, इसमें थियोरेटिकल है, बाकी इसमें आप चलो मैं एक बार अबाउट स्टील सेक्टर में समझा देता हूँ। स्टील आयरन और कार्बन का एक एलॉय है। ठीक है, आयरन और कार्बन का एलॉय मिलकर के स्टील बनाते हैं। ठीक है, जिसमें 2% से कम कार्बन और 1% का मैंगनीज और सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन की स्मॉल अमाउंट्स होती है। ठीक है, फिर हाई कार्बन कंटेंट के साथ इसे कास्ट आयरन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्टील का प्रोडक्शन जो है वो कोल पर बहुत ही ज्यादा रिलायंट है। ठीक है, क्योंकि कोल को जो है रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो स्टील में जरूरी कार्बन कंटेंट प्रोवाइड करने में भी काफी हेल्प मिलता है। ठीक है, और जितना कार्बन कंटेंट रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग स्टील होता है। ठीक, और कार्बन कंटेंट की वैल्यू जो होती है इसमें लेस देन 2%, मतलब मैक्सिमम 2% से ज्यादा नहीं होती है, 2% तक ही होती है। जो टॉप क्लास का जो स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील, वो टॉप मतलब वो उसमें कार्बन कंटेंट अराउंड 1.5 से 2% का लमसम होता है। ठीक है, उससे नीचे के जो फिर 1% के बाद में, फिर उससे नीचे होता है फिर 0.5%। तो 3-4 ग्रेड्स होते हैं स्टील के। ठीक है, तो उस कार्बन कंटेंट के अकॉर्डिंगली वो चेंज होते रहते हैं। जिसमें सबसे कम कार्बन ग्रेड का स्टील रहता है, वो स्टील बहुत कमजोर रहता है, मुड़ने उड़ने वाला स्टील, आपने कई बार देखा होगा। जो जितना स्ट्रॉन्ग स्टील है उसमें उतना हाई कार्बन कंटेंट है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब वो कार्बन कंटेंट के लिए ही कोल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसलिए कोल इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टील सेक्टर के लिए। फिर स्टील सेक्टर इन इंडिया के बारे में देखते हैं, तो प्रोडक्शन के तौर पे हम सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है दुनिया में, और 7% टोटल क्रूड स्टील का प्रोडक्शन हमारे यहाँ ही होता है। फिर कंजम्पशन में हम थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं स्टील के। ठीक है, और 97.7 किलोग्राम पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन है हमारा, चाइना और यूएसए के बाद। फिर कंट्रीब्यूशन में हम तकरीबन ये जो है स्टील इंडस्ट्री, वो 2% इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। और ट्रेड के तौर पे देखें तो इंडिया जो है वो अल्टरनेट है बिटवीन नेट स्टील, कभी नेट स्टील इंपोर्टर हो जाता है तो कभी नेट स्टील एक्सपोर्टर हो जाता है। ठीक है, और पिछले डिकेड में, फाइनेंशियल 2024 में, वो हम लोग नेट स्टील इंपोर्टर थे। तो होपफुली इस डिकेड में हम नेट स्टील एक्सपोर्टर हो जाए। ठीक है, फिर मेजर चैलेंजेस देखते हैं स्टील सेक्टर के लिए क्या है।
हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं प्रीलिम्स के लिए, लेकिन एक एक लाइन में बता देता हूँ मैं। रॉ मटेरियल की लैकिंग होती है अपने यहाँ, ठीक है, क्योंकि अपनी कोकिंग कोल जो है रिक्वायरमेंट मोस्टली इंपोर्ट्स के थ्रू होती है, ठीक, जो कि ऑस्ट्रेलिया फुलफिल करता है। तो इंपोर्ट्स जैसे कम हुई, हमारे पास रॉ मटेरियल लैक हो जाएगा, तो हमारा स्टील का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। उस जिस साल कम होगा फिर हम इम्पोर्टर हो जाएंगे। फिर लो पर कैपिटा कंजम्पशन भी है अपना स्टील का, ठीक है। इंडिया की जो पर कैपिटा फिनिश स्टील का कंजम्पशन है वो 97.7 किलोग्राम है, यानी 98 किलो के लमसम, ठीक है। जबकि दुनिया का 219 किलो है, और चाइना का अकेले 628 किलो है, ठीक है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टील का ज्यादातर इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही होता है। तो अब यहाँ जितना तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वैसे ही हम लोग का कैपिटल पर कैपिटल स्टील कंजम्पशन भी बढ़ेगा। फिर ठीक है, एक्सट्रीमली एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, और स्टील जो है दुनिया की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन एमिटिंग और इंडस्ट्रीज में आता है, ठीक है। और इंडिया और आजकल जितने नए नए नॉर्म्स आ रहे हैं एनवायरमेंट रिलेटेड, तो इसलिए थोड़ा और मुश्किल हो जाता है स्टील इंडस्ट्री को ग्रो करवाना, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है इसका, फिर कैपिटल का इसमें कमी है, ठीक है। और स्टील का जो डिमांड है वो साइक्लिकल है, मतलब एक बार इस्तेमाल होगा फिर नहीं होगा, फिर होगा फिर नहीं होगा, तो कंटिन्यूअस नहीं रहता है ये लगातार डिमांड में ही रहे, ठीक है। तो ये भी रीजन है। फिर इसके बाद में फिर इनिशिएटिव्स देख लेते हैं स्टील सेक्टर के लिए क्या क्या है। एक तो नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 से 2030-31 तक 300 मिलियन स्टील 300 मिलियन टन स्टील मेकिंग कैपेसिटी और 160 किलो पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन का विजन रखा हुआ है, ठीक है। फिर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है एक, जो कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से सपोर्टेड है। फिर रेलवेज, डिफेंस, हाउसिंग वगैरह में के की सेक्टर्स में इनके साथ एंगेजमेंट को इंटेंसिफाई करके स्टील यूसेज को बूस्ट करना है इसमें, ठीक है। फिर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, वो तो काफी न्यूज में भी आई है, तो आप पढ़े भी होंगे आप लोग काफी ज्यादा इसके बारे में, ठीक है। तो इस स्कीम फॉर स्टील के लिए स्पेसिफिकली इसमें क्या है कि इंडिया के अंदर स्पेशलिटी स्टील के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए और सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए इम्पोर्ट्स को रिड्यूस करना है, ठीक है। फिर मिशन पूर्वोदय करके एक है, इसमें क्या है कि कोलकाता में इंटीग्रेटेड स्टील हब की स्टैब्लिशमेंट के जरिए ईस्टर्न इंडिया, जिसमें ओडिशा आएगा, झारखंड आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा और आंध्र प्रदेश, इन सबके एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। मिशन पूर्वोदय, जैसे पूर्वोदय नाम ही है, तो पूर्व के जो पूर्वोत्तर के जो अपने राज्य हैं उनके लिए है, ठीक है। पूर्वोत्तर नहीं, पूर्व के लिए, राज्य के लिए। पूर्वोत्तर तो आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, पूर्व राज्य, ठीक है। फिर रिवैम्प्ड स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम सिम्स 2.0, ठीक है। ये क्या है कि ये स्टील इंपोर्ट को और इफेक्टिवली मॉनिटर करने के लिए डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री को अफेक्ट करने वाले कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। अब रिलेटेड आर्टिकल देख लेते हैं इसके रिलेटेड क्या है। डीकार्बनाइजिंग द स्टील सेक्टर, ठीक है। इसमें ये है कि मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज ने ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इंडिया इन इंडिया रोड मैप एंड एक्शन प्लान इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, ठीक है। और ग्रीन स्टील क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी जान देख लो, टर्मिनोलॉजी से सवाल पूछता है यूपीएससी, ठीक है। तो ग्रीन स्टील क्या होता है, ग्रीन स्टील फॉसिल फ्यूल्स के यूज किए बिना स्टील की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। हरे कलर का स्टील नहीं होता है, वो फॉसिल फ्यूल का उसमें इस्तेमाल नहीं होता, कोल का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। इंडिया की जो स्टील इंडस्ट्री है वो अकेले 12% कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को अकाउंट करती है। अब डीकार्बोनाइज करने के लिए स्टील सेक्टर को क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। एक तो है पैट स्कीम, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, ठीक है। ये नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड इफिशिएंसी का पार्ट है, ये बहुत पुरानी मिशन है, ये 2008 की रिलीज मिशन है ये, नेशनल मिशन ऑफ एनहांस्ड एनर्जी इफिशिएंसी, ठीक है। और ये उसी का पार्ट है, और ये जो स्टील इंडस्ट्री की एनर्जी के कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए इंसेंटिवाइज करता है ये। फिर स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी, ये 2019 में आई थी। ये फेरस स्क्रैप के साइंटिफिक प्रोसेस और रिसाइकलिंग के लिए मेटल स्क्रैपिंग सेंटर्स की स्टैब्लिशमेंट को फैसिलिटेट और प्रमोट करने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है एक है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसके अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील को स्टील मेकिंग में ग्रीन हाइड्रोजन के यूज प्रमोट करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट बजट का 30% एलोकेट किया गया है, ठीक है। फिर एक है सीसीटीएस, ये काफी न्यूज में भी था, इस पे सवाल भी आया हुआ यूपीएससी में 2020-21 में आया हुआ है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ये क्या है कि इसमें इंडियन इकोनॉमी के वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग स्टील सेक्टर से ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रिड्यूस करने या अवॉइड करने के लिए कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट ट्रेडिंग मैकेनिज्म के थ्रू एमिशंस को प्राइस किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कार्बन क्रेडिट का ट्रेडिंग होता है, जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग होती है ना पैसे की स्टॉक मार्केट, वैसे ही यहाँ पे भी एक अलग से एक्सचेंज है जहाँ पे ये ट्रेडिंग होती है। अच्छा, ये डायग्राम देख लेना आप एक बार, मैप देख लेना इंडिया का, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज इंडिया कहाँ कहाँ है, ठीक है। ये याद रखना कि कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ नहीं है। ये आपके वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कम ही है,
यहाँ पे महाराष्ट्र में है एक, रत्नागिरी में, फिर न्यू मैंगलोर में है। फिर ज्यादातर तुम आपके पूरब में ही है। ठीक है, पूर्वोदय याद है ना, मिशन पूर्वोदय, तो पूरब में ही है ज्यादा चीजें। उसके बाद फिर हम आते हैं बायो इकोनॉमी पे। बायो इकोनॉमी ये न्यूज में क्यों है? कहाँ गया भाई, हाँ, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 के फोर्थ एडिशन में यूनियन मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है कि नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है बायो इकोनॉमी ड्रिवन होगी। अब मोरो न्यूज में देखते हैं क्या लिखा है कि ग्लोबल बायो इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और उसके पब्लिक सेक्टर यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री असिस्टेंस रिसर्च काउंसिल बिरैक की एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है। अच्छा, बिरैक काफी इंपॉर्टेंट पीएसयू है, इसके बारे में आप जानकारी रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, एलिवेशन करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर बायो इकोनॉमी के बारे में जानते हैं क्या? बायो इकोनॉमी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, प्रोसेस और मेथड्स का नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन और यूज है, जो सभी इकोनॉमिक सेक्टर्स में सस्टेनेबल मैनर में गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट सेक्टर से जैसे बायो इंडस्ट्रियल हुआ सेक्टर, फिर बायो फार्मा, बायो एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर बायो इकोनॉमी का स्टेटस देखें तो 2014 में $10 बिलियन से ग्रो करके 2024 तक में ये $130 बिलियन से भी ज्यादा हो गया, यानी अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है इसका। और जीडीपी में ये 4% कंट्रीब्यूट करते हुए इंडिया को बायो मैन्युफैक्चरिंग के टर्म्स में ग्लोबली 12th रैंक पर लेकर के आया, 12वीं रैंक पर। ठीक है, और इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ बायो इकोनॉमी देख लेते हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस है बायो इकोनॉमी का। फिर इसमें इसका सिग्निफिकेंस है, फॉसिल फ्यूल्स पर रिलायंस को रिड्यूस करता है, कम करता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को डिक्रीज करता है और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करता है, और ये सब। ठीक है, उसके बाद फिर इनिशिएटिव्स टू एंड पॉलिसीज टू बूस्ट बायो इकोनॉमी क्या क्या है? इसमें है बिरैक। इसमें इंडिया में बायोटेक इनोवेशन इकोसिस्टम को नर्चर करने में क्रूशल रोल प्ले करता है ये। और इसने जो है वेरियस इंडस्ट्री फोकस स्कीम जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट स्कीम, फिर बायोनेस्ट वगैरह को स्टैब्लिश किया हुआ है। ठीक है, फिर पॉलिसी मेजर्स में देखें तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, फिर नेशनल बायो फार्मा मिशन, फिर नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी वगैरह वगैरह, ये सब है। ठीक, फिर बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल, बायो आर आर ए पी। ठीक है, इसमें बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए सिंगल गेटवे के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्पेस इकोनॉमी पे। ये न्यूज में काफी ज्यादा है, तो इसको स्पेस इकोनॉमी पे सवाल आने के चांसेस हैं। स्पेस इकोनॉमी आप अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ के जाना। ठीक है, फिर ये न्यूज में क्यों है कि बजट 2024-25 में स्पेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए 1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड अनाउंस किया गया है। और की ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे प्रमोट किया जाता है ये प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर, जो की ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका इन स्पेस है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, ये काफी फेमस भी है। इन स्पेस ये क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में ऑटोनॉमस एजेंसी है, जो आपके वेरी स्पेस एक्टिविटीज जो हैं नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज के, ठीक है, उसको प्रमोट, इनेबल और ऑर्गेनाइज, ऑथराइज और सुपरवाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एनजीएस मतलब नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज। ठीक है, फिर इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ठीक है, आईएसपीए, ये स्टैब्लिश हुई है 2020 में। और आईएसपीए जो है ये एक नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है जो इंडिया में प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के लिए के डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट सेटअप की गई थी। ठीक है, फिर एक और है एनएसआईएल, नया है ये, शेड्यूल ए कैटेगरी कंपनी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में, 2019 में सेटअप हुई थी कि ताकि जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं इसरो की, क्योंकि इसरो के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है, तो उसके जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो सब वो हैंडल करे, ये उसके लिए एस्टेब्लिश की गई थी एनएसआईएल को। ठीक है, फिर अब एक बार वेंचर कैपिटल फंड के बारे में जान लेते हैं क्या है। ये स्पेस स्टार्टअप्स और स्मॉल टू मीडियम साइज एंटरप्रेन्योरशिप को फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, और ये इन स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। सीड फंड स्कीम 2023 जैसे इनिशिएटिव्स को ये भी सप्लीमेंट करेगा। ठीक है, अब क्या नीड क्या है वेंचर कैपिटल फंड को सेटअप करने की? ये 2030 तक ग्लोबल कमर्शियल स्पेस इकोनॉमी में इंडिया का शेयर 10% तक बढ़ाने में, और करंटली अभी 2% है, तो उसको बढ़ाने में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, और लो कॉस्ट कैपिटल की अवेलेबिलिटी भी है, कराना ये भी इसका काम रहेगा। ठीक है, ताकि कि क्योंकि स्पेस जो है एक कैपिटल इंटेंसिव डोमेन है, आपके पास ज्यादा कैपिटल है तो आप बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, हालांकि इंडिया वाले तो वो काफी सस्ते में चीजें काम करते हैं, हमारे साइंटिस्ट इतने अब नॉलेजेबल और इतने इफिशिएंट काम करते हैं कि वो पैसे जो चीजें
100 रुपये मान लो किसी चीज में लगनी है, तो वो उसका कॉस्ट रिड्यूस 1/6 से करते हैं, 19-20 रुपए में वो काम निपटा देते हैं। ठीक है, तो वो इतने इफिशियंट है, लेकिन फिर भी वो कॉस्ट तो लगता ही है, तो इसलिए कैपिटल इंटेंसिव डोमेन है, तो इसलिए अच्छा पैसा रहना चाहिए, इसीलिए वेंचर कैपिटल फंड की जरूरत है इसमें। ठीक है, फिर इंडिया की इनिशिएटिव एक बार, ये उससे पहले ये देख लेते हैं हम लोग ये डायग्राम। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन स्पेस सेक्टर, एक है वन वेब इंडिया। ठीक है, ये पहली कंपनी है जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंडिया में प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इसका जो अप्रूवल मिला है उसको इन स्पेस से मिला। जैसे आपने उसका इलॉन मस्क का स्टारलिंक सुना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही वन वेब भी है इंडिया में, इंडिया का है ये। ठीक है, उसके बाद फिर अग्निकुल कॉस्मोस है। ये आईआईटी मद्रास का इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, जो कि डेवलप किया गया था वर्ल्ड की फर्स्ट जो वर्ल्ड की फर्स्ट रॉकेट डेवलप किए थे जिसने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस ये स्टार्टअप है। फिर स्पेस बेस्ड स्टार्टअप्स और भी हैं, जो तकरीबन 200 से ज्यादा स्टार्टअप है जो इंडिया की स्पेस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रही है अभी। फिर एक अगला है विक्रम एस, ये इंडिया की पहली प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट है। ठीक है, जिसको 2022 में अंडर मिशन प्रारंभ को लॉन्च किया गया था, विक्रम एस को। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ पे इंडियाज इनिशिएटिव टू प्रमोट स्पेस टेक एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें जो है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज लगेगा। लगेगा 20-25 मिनट। हाँ हाँ। है। सॉरी, बीच में रह गया था। तो ये हम अभी ये कहाँ गए? इन एनहांस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे। ठीक है, अगर बीच में कुछ रह गया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हम ये वीडियो पॉज करना पड़ा था मुझे। तो अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं उसको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, फिर एनहांस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क क्या है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये फिनलैंड के द्वारा फंड किए गए प्रोजेक्ट्स के जरिए लीस्ट डेवलप कंट्रीज को सपोर्ट करता है, ये इनहांस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। ठीक है, अब इनहांस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क के बारे में देखते हैं कि ये देखो, ये एक ऐसा मल्टीलेटरल पार्टनरशिप है जो सिर्फ लीस्ट डेवलप कंट्रीज को ट्रेड उनके ट्रेड को उनके ग्रोथ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन के इंजन के रूप में यूज करने में सहायता करने के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, इसमें 51 कंट्रीज पार्टनर्स हैं और इसको जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, इन सब का भी सपोर्ट हासिल है। ठीक है, और इसका जो ट्रस्ट मैनेजर है वो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, यूएन ऑप्स है। ठीक है, फिर अगला आता है टेलीकम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल भारत निधि रूल्स। ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए डिजिटल भारत निधि को ऑपरेशनलाइज करने के लिए टेलीकम्युनिकेशंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल भारत निधि रूल्स 2024 को नोटिफाई किया है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में है। अब डिजिटल भारत निधि क्या है ये देखते हैं। डिजिटल भारत निधि जो है वो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के जरिए अनडिजर्व रिमोट रूरल एरियाज में अफोर्डेबल प्राइस पर टेलीकॉम स्कीम्स को फंड करने के लिए स्टैब्लिश किया गया था। और इसने जो है अर्स्ट वाइल इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत क्रिएट किए गए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ को रिप्लेस किया है। यूएसओएफ क्या है? ये एक नॉन लैप्सेबल पूल ऑफ फंड्स था जो डीओटी ने लाइसेंस से चार्ज किए गए लाइसेंस फी का 5% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की दर से यूनिवर्सल एसेस लीवाई के जरिए जनरेट किया करता था। ठीक है, यूएसओएफ, तो उसको रिप्लेस करके डिजिटल भारत निधि बनाई गई है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एन कोड फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी, ईआर। ये थोड़ा एक्सटेंडेड रियलिटी न्यूज में होता है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। लास्ट टॉपिक है, देख लेते हैं। देखो, इसमें ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए एनसीओई का फॉर्मेशन 2022-23 के बजट अनाउंसमेंट के बाद हुआ है, जिसमें एवीजीसी टास्क फोर्स के क्रिएशन का प्रपोजल रखा गया है। फीचर्स ऑफ एनसीओई में देखें तो इसे कंपनीज एक्ट 2013 के तहत
सेक्शन 8 की कंपनीज के रूप में सेटअप किया गया है। और इसका प्रोविजनल नाम जो है इंस्टीट्यूट फॉर इमर्सिव क्रिएटर्स रखा गया है। और ये जो है एवीजीसी के एक्सटेंडेड रियलिटी, एक्सआर मतलब एक्सटेंडेड रियलिटी होता है, ठीक है। उसके फील्ड में स्टार्टअप्स को नर्चर करने के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में फंक्शन करेगा। और ये जो है इंडिया में क्रिएटिव इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। अब क्रिएटिव इकोनॉमी या ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? देखो, इसेंशियली ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिन पर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज बेस्ड है, ठीक है। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के क्रिएशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साइकिल में जो क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअल कैपिटल को प्राइमरली इनपुट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। और इंडिया में $30 बिलियन की इंडस्ट्री है इसकी। और इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन के लगभग 8% को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है ऑरेंज इकोनॉमी, तो इसको अब ध्यान से इस टर्मोलॉजी को याद रखना। तो दो तीन टर्मोलॉजीज हमारे सामने अभी इस लेक्चर में आई है, एक ऑरेंज इकोनॉमी हुई, फिर एक ग्रीन शूट्स हुए, ठीक है। तो ये सब टर्मोलॉजीज को ध्यान रखना, ये सब चीजें जरूरी हो जाती है क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस पे ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ग्रीन शूट्स के बारे में दे दिया तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज दे देगा, जबकि ऐसा नहीं हो तो मिनिस्ट्री ऑफ, वो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री या उससे रिलेटेड है, ठीक है। सॉरी, फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रहा हूँ, मतलब एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये चीज ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा चीज किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। इसके बाद शायद कुछ नहीं बचा है कि कॉपीराइट वाला पोर्शन आ गया है। हाँ, इसके बाद कुछ नहीं बचा है। आई होप आपको सब चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो विल ट्राई टू कवर अप कि वो भी खत्म किया जा सके, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से तो नहीं बचना चाहिए, तो हमारा ये PT 365 का इतना मॉडल आया था तो इसको तो खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अगर कोई अपडेट आता है तो हम उसको एग्जाम से काफी इतना पहले कवर कर देंगे कि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना पढ़ो। आई होप सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, जितना पढ़ाया है उतना सब पढ़ ही डालो। टाइम वेस्ट मत करो, टाइम अब बिल्कुल कम है आपका। एडमिट कार्ड निकल गया है। आई होप आप सभी के सेंटर्स आपके अलॉटेड, जो भी सिटीज आपने रिक्वेस्ट की थी उसी सिटी में मिला है, ठीक है। और आपके घर के आसपास ही सेंटर होगा। तो विदाउट लूजिंग स्लीप ओवर इट, आप मेहनत करो, एग्जाम दो। और अभी से एकदम कुछ ज्यादा, जितना आपने अभी तक एफर्ट लगाया है उसका दुगुना एफर्ट कर दो, ठीक है। 10-12 दिन की बात है बस, अब उससे ज्यादा क्योंकि अगले 10वें 11वें दिन आपका एक पेपर होगा। 25 तारीख पेपर है ना, 14 तारीख हो ही गई है। तो आप, ठीक है, तो 10 दिन की और बात है, 10 दिन में अपनी जान झोंक दो, ठीक है। 10 दिन में आप अगर नहीं कम भी सोओगे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। अभी से आपको बहुत सुनने को मिलेगा कि आप सो, ये करो वो करो, तो नहीं, उससे आप नहीं भी सोओगे तो भी आपका दिमाग लास्ट के जिस दिन एग्जाम होगा उससे 1-2 दिन पहले सो लेना आराम से, जितना सोना होगा। लेकिन अभी 7-8 दिन आप एकदम झोंक के लगा दो उसमें, ठीक है। तो आपके रिजल्ट्स आने की चांसेस, अब अगर आपने अभी इतने टाइम तक खूब मेहनत की है तो अभी इसके बाद फिर अगर आप डबल मेहनत करोगे तो आपके प्रीलिम्स में सिलेक्शन होने की चांसेस और ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेक्चर को खत्म करते हैं। और आप पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। कोई डाउट हो तो वी आर ऑलवेज देयर एट योर हेल्प। आप किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आपको, आप पूछने आ सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो तो भी आप पूछने आ सकते हो, ठीक है। आपको एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है, एग्जाम में कुछ याद नहीं आ रहा है, बार बार चीजें भूल जा रहे हो, या कोई भी तरह का डाउट हो तो आप उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हो, ठीक है। और हर तरह की हेल्प करने के लिए हम रेडी हैं। अभी आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी हेल्प होगी उसमें हर तरह की हेल्प करेंगे हम, ठीक है। तो और वी आर अवेलेबल एट और मतलब हमेशा 24 घंटा ही अवेलेबल हैं आप। तो आप बस हमें कांटेक्ट करने की, जस्ट कॉल और SMS अवे, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप अवे। तो यहाँ पे हम लेक्चर खत्म करते हैं। लोग पढ़ो मन लगा के, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।